नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बच्ची से मिलाएंगे, नाम भी बताएंगे आपको। वो बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, सोशियोलॉजी से अंडर ग्रेजुएट है और उसने सोशल वेलफेयर के काम को शुरू किया झाड़ू लगाने से। तो मैं मिलाता हूँ आपको आयु त्रिपाठी से। थैंक यू। आयु जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच। आयु, ये जो झाड़ू लगाने वाली घटना कब आई आपके जीवन में और कैसे आई? तो शुरुआत तो मैं कहूँगी बहुत पहले हो गई थी। जब हम नैनीताल से हैं, मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग करी और बचपन पे हर संडे को हम अपने फादर के साथ एक वॉक पे जाते थे। मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है, तो वो हम तीनों को लेके जाते थे। और आपका नैनीताल में एक रोड है, किलबरी रोड, वहाँ से आपका हिमालयाज़ का बड़ा अच्छा व्यू है। हम लोग उस रोड को जाके सफाई करते थे। और जब हम स्कूल में थे तब तो हमने जब ये शुरुआत करी, हम डैड के साथ 3 लोग होते थे। बट जब मैं स्कूल से पास आउट करी तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगी हमारे साथ 25 से 30 और लोग जुड़ गए थे, जो नैनीताल पे, जो हमारे साथ आते थे और हम सब सफाई करते थे। और बहुत अच्छा लगता था ये देख के कि ओवरऑल वो आपका रोड बहुत पॉपुलर थी, टूरिस्ट रोड थी क्योंकि। लेकिन एक बार मुझे लगता है जब किसी जगह पे सफाई होनी लग जाए और लोगों को दिखे कि वो कितनी सुंदर लग सकती है, तो लोग खुद उसको साफ रखना शुरू करते हैं। और गंदगी कम से कम साफ नहीं भी रखें तो गंदगी नहीं फैलाते हैं। जी। तो उसके बाद 2015 में मैं कॉलेज से वापस यहाँ पे आई। अच्छा, फिर बीच में आप दिल्ली चले? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ से सोशियोलॉजी ऑनर्स करा, वेंकटेश्वरा कॉलेज से। यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। तो सोशियोलॉजी में आपने अंडर ग्रेजुएट किया तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। क्या सीखा? ये तो सोशियोलॉजी बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन एक क्या आपको सोशियोलॉजी पढ़ने से कहीं से सेवा भाव या एक किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी की अपलिफ्ट करने की विचार आया आपके मन में? देखिए, मुझे याद है जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ने जा रही थी, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, मैंने 11th-12th पे कॉमर्स पढ़ी थी। और जब मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा डैड मैं सोशियोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना लाइफ में आगे यूज़ करूँगी, बट मुझे हमेशा लगता है कि लिबरल आर्ट्स आपको एक मौका देता है आउट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स सोचने का। जिन चीज़ों से आप सुन के बड़े होते हैं, आपको एक मौका मिलता है उनसे बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ों को समझने का। और जिस देश में हम रहते हैं, अगर आप देखें हमारी जो डाइवर्सिटी है वो शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ना चाहती थी, अलग अलग सोसाइटीज़ को समझना चाहती थी। और वापस आके मुझे मौका मिला बहुत सारी चीज़ें करने का। कॉलेज डेज़ में मुझे बहुत बार लगता था जब हम इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे आज के दिन कितनी वैलिड है और कितना काम आएगी। बट जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि मैं एक रियल लाइफ केस स्टडी में आ गई थी। और बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ी थी, जो आपका अलग अलग सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था, वो बहुत सारा मुझे काम में यूज़ आया। मतलब मुझे लगा जिस ढंग से मैं आपका गांव वालों से इंटरेक्ट कर पाई, उनसे एक रिश्ता बना पाई, आज के दिन जितना हम लोग आपस में मिल के काम करते हैं, डेफिनेटली द फैक्ट कि मैंने पढ़ाई करी थी उसका डेफिनेटली एक बेनिफिट हुआ, मैं आपको ये कहूँगी। वो यूज़ हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक और परिचय है हमारी आयु त्रिपाठी जी का। आयु त्रिपाठी जी का एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है यहाँ पे रामनगर में, जिम कार्बेट जैसा अंदर से दिखता है। जिम कार्बेट में अगर आप लोग जाइए डैकुली गेट या किसी अन्य गेट से, तो जैसा वहाँ दिखता है वैसे ही जो है
इनके रिजॉर्ट में आने के बाद लगता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ पे आपको खतरा है, यहाँ खतरा नहीं है। वहाँ पे शेर आपको खा सकता है और यहाँ पे आपको खाने की ढेर सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आपने सीखा और एक जो हमको तो ये लगता है कि जो आपने पढ़ा, जो सीखा, इसके अलावा कहीं न कहीं से पारिवारिक मोटिवेशन भी रहा होगा। तो इस अर्ली एज में पिक करना लड़कियों को जो है, और ख़ास तौर से बच्चियां जो है, कहीं न कहीं से जो घर का इन्वायरमेंट, घर का माहौल मिला होगा, तो उसके बारे में बताएं, अपने घर के बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, काफ़ी समय जेल पे भी रह के आए। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई, तो लेकिन उनसे बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिली। कुछ चीज़ें जो हमने उनसे सीखी, शायद उस समय उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी जितना मैं आज उन चीज़ों को समझती हूँ। हमारा गांव कोटाबाग में है, और जब भी हम लोग गांव में जाते थे उनके साथ रहने, वो हमें खेत पे ले जाके हमसे पेड़ लगवाते थे। उन्होंने 1930s में आपका कोटाबाग में 2 नहरें हैं जिन पे फ्रेश वाटर आता है, तो गांव के लोग वहीं पे बर्तन धोते थे, कपड़े धोते थे। उन्होंने पूरा उसको डाइवर्ट करके एक छोटा सा राउंड एरिया सर्कुलेशन पे बनाया ताकि वो पानी भी चलता रहे, और गांव वालों को फिर मोटिवेट करा कि कैसे हम अपने फ्रेश वाटर को पोल्यूट ना करें और उधर जाके कपड़े और बर्तन धोएं। तो वो कुछ चीज़ें शायद डैड ने, मतलब डैड ने दादाजी से सीखी और हमने डैड से सीखी। माइंड आ गया परिवार से। जी बिल्कुल। तो और उसके बाद मेरी मॉम नैनीताल में एक स्कूल चलाती हैं। उन्होंने 2000 पे वो स्कूल स्टार्ट करा, उसका नाम है लॉन्ग व्यू पब्लिक स्कूल। और इस विजन से शुरू करा कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट स्कूल का उन बच्चों का होगा जो आपका ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते कि वो इंग्लिश एजुकेशन अफोर्ड कर पाएँ, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऑलमोस्ट 20 साल मॉम रोज़ सुबह 8 बजे से 5 बजे तक स्कूल पे रहती थी। हम उनके साथ, मुझे याद है जब हम लोग स्कूल पे थे, हम वहीं उन्हीं के स्कूल पे जाके अपना होमवर्क ख़त्म करते थे। कोई भी फेस्टिवल होता था, हम स्कूल पे जो बच्चे बोर्डिंग पे थे उनके साथ जाके सेलिब्रेट करते थे। बट मॉम हमेशा ये कहती थी कि बेटा, अगर तुम कभी किसी को एक बार खाना दे दो तो तुम उसके एक टाइम के मील का ख्याल रख रहे हो, बट अगर तुम उनको एड्यूकेट कर दो तो तुम उनको एम्पावर कर रहे हो कि वो लाइफ टाइम अपने लिए खाना अरेंज कर पाएँ। हाँ, तो ये वाला थॉट प्रोसेस हमेशा से था। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि मॉम और डैड ने लाइफ में जो भी काम करा, हमेशा उसमें कम्युनिटी कैसे उनके साथ कम्युनिटी का वेलफेयर भी देखा, अपलिफ्टमेंट कैसे हो, ये करते रहे। तो लेकिन सारी अच्छी चीज़ें तो आपको परिवार से मिल गया, तो वो अच्छी चीज़ें आप जो है बांट रहे हो समाज में। तो इस जो रिजॉर्ट है, ठीक है, एक कमर्शियल वेंचर है, और कमर्शियल वेंचर इसलिए है कि आप बहुत सारी सर्विसेज देंगे, तो उन सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए तो पैसा चाहिए ही। और जितना लग्जूरियस रिजॉर्ट है ये, अभी आयु बताएगी थोड़ा सा, और आयु की बहन अभी ज्वाइन करेगी, छोटी बहन। क्या नाम है बेटा उनका? अवनी। तो अवनी भी इस बिज़नेस को देखते हैं, और इस रिजॉर्ट की एमडी हैं हमारी आयु जी, और पूरा सारा जो है डे टू डे अफेयर्स सारा कुछ देखते हैं अपने फादर के अंडर में। फादर ओवरऑल सुपरविज़न करते हैं, विज़न एंड सुपरविज़न पापा का है। बाकी अवनी और आयु और इनका भैया भी है, हम बात करेंगे उनसे भी। तो ये सारे लोग जो है बेसिकली पापा के विज़न को साकार कर रहे हैं। और ख़ास बात देखो करते हैं, बिजनेस इंटरप्राइज है, एम्प्लॉई देखना, वेलफेयर देखना, सैलरी देना, क्लाइंट लेके आना, ये तो फंडामेंटल चीज़ें हैं। लेकिन एक जो ख़ास बात जो है, मैंने देखा आपके रिजॉर्ट में कि बहुत सारी
लेडीज़ काम कर रही हैं और और सारी लेडीज़, ख़ास बात मैंने ये देखी कि ये सारी लोकल हैं। और बात भी किया मैंने एक दो लोगों से, तो हमें लगा कि ये जनजात की या गाँव की जो है। तो इस तरह के लोग कैसे आए आपके होटल को ज्वाइन करने के लिए? बहुत बड़ा टैबू है दिमाग में कि होटल इंडस्ट्री में लेडीज़ कैसे काम करेंगी, कैसे जाएंगी। तो क्या आपने कैसे उनको मोटिवेट किया और कैसे ज्वाइन कराया? देखिए मुश्किल था, बट ये एक चीज़ थी जो मेरा बहुत मन था करने का। तो जब मैं इनिशियली कॉलेज से वापस आई तो मैं बहुत सारा टाइम आपका बाहर विलेज पे लोगों के साथ स्पेंड करती थी। मैं उनको जानना चाहती थी, समझना चाहती थी क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपका यहाँ पे एक स्वच्छता अभियान का शुरुआत करा 2016 में। मेरा गोल था कि मैं जो आपका लेडीज़ हैं उनके साथ एक सफाई अभियान शुरू करूं और उसी प्रकार और उसी के साथ साथ मैं उनको अच्छे से जान के समझ पाऊं। लेकिन वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि आपका ना लेडीज़ बाहर आई ना उनके हस्बैंड्स बाहर आए। बहुत लोगों ने तो मुझे इतना तक बोला कि आपके पापा को पता है आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आके झाड़ू लगा रहे हो। तो ना मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि ये जो पूरी रोड है ये बहुत गंदी थी। यहाँ पे लोग ओपनली डेफिकेट भी करते थे। तो मतलब मुझे लगता था कि जो बच्चे यहाँ बढ़ रहे हैं, जो जिनके घर अगल बगल रोड के हैं, वो क्या कैसे कैसे बड़े होंगे, मतलब गंदगी में बड़े होंगे। तो मुझे बहुत मन था उसको बदलने का। तो जब दोनों के साथ अनसक्सेसफुल रहा, मैंने अपने घर पे सबको बोला, मॉम डैड, मेरे ताऊ जी ताई जी, मैंने कहा इस बार अगले महीने आप सब मेरे साथ बाहर झाड़ू लगाने चलेंगे। उन सबको पता होना चाहिए हम सब ये साथ कर रहे हैं। तो खैर वो लोग आए, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया, लेकिन वो बहुत वन टाइम इम्पैक्ट था। उसके बाद मैंने क्या करा, जो यहाँ पे 2 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं वहाँ पे जाके बच्चों से बात करने लगी। और मैंने बच्चों को बोला, मैंने जब टीचर्स से पूछा, मैंने उनको बोला देखिए मैं यहाँ पे इतना गंदगी है, बच्चे यहाँ पे कांच गिरा रहता है रोड में, प्लास्टिक इतना है, गाय बच्चे आपकी मरेंगी, तो मैं बच्चों के साथ ये करना चाहती हूँ। और वो पहले ही मंथ सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ करा कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको कोई शर्म है ना, उनको कुछ, मतलब वो अगर मैं नाली में कूदी वो मेरे साथ कूदे, कोई हेजिटेशन नहीं है। और उन लोगों ने, मतलब जब पहली बार हमने साफ़ करा, हमने बस एक छोटा सा 1 किलोमीटर का पैच करा। हम 2-2.5 घंटे बाहर थे, मेरी पूरी टीम और हमारे साथ 50 बच्चे। और उस दिन जो रोड दिखी, जो सफाई लगी, वो शायद गांव में सबको फील हुई। उसके बाद अब 10 साल हो गए हैं, हम हर महीने बाहर जाते हैं। और जिस महीने कितनी बार होता है जब मैं नहीं होती हूँ, जो स्कूल के बच्चे हैं वो बड़े प्यार से कुछ ना कुछ मैसेज लिख के रिज़ॉर्ट के बैक गेट पे मेरे लिए छोड़ जाते हैं कि इस महीने आप आए नहीं, 2 महीने हो गए हम आप बाहर नहीं आए, क्योंकि कितनी बार होता है मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। और उसके बाद हमने फ़ेज़ 2 में क्या करा कि जितनी भी आपकी जो दुकानें हैं, हमने उनको डस्टबिन्स दिए। हमने गांव में बहुत सारे डस्टबिन्स लगाए, और हमने उसके लिए भी जो रिज़ॉर्ट के अंदर पेंट जब हम करते थे, जो टिन के बॉक्सेस होते थे, उनको साफ़ करके, उनको पेंट करके हमने उनको बनाया डस्टबिन्स। और एक बार जब डस्टबिन्स लगे, उसके बाद हमने बाहर लोगों के घरों के सामने, दुकानों में फूल पौधे लगाने शुरू करे। तो मतलब ये नहीं था कि एक बार पे करा और हो गया, शायद 2 साल तो लगे कि पहले हमने फूल लगाए, पहली बार मर गए, लोगों ने डस्टबिन्स को बेच दिया। तो मतलब टाइम लगा, लेकिन मुझे लगता है जब एक दुकान साफ लगने लगी, वहाँ पे अच्छे फूल खिले, पड़ोसी को भी मजबूरी में करना पड़ा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जाने लगे। जैसे हमारे यहाँ इतने गेस्ट आते हैं, उनका स्टाफ आता है, लोग बाहर जाके खाते हैं, तो लोग सबसे साफ दुकान देखते हैं, सबसे सुंदर दुकान देखते हैं। तो मतलब मैं कहूँगी पिछले 10 साल पे एक पूरा मैंने यहाँ पे चेंज आते हुए देखा है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल होने लगी, तब हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा, जहाँ पे हम गांव की लेडीज़ को अलग अलग फॉर्म पे एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करें। सब लोग आज भी अंदर नहीं आते हैं,
कुछ लोग हमारे लिए घर पे बैठे उत्तराखंड का जो फेमस कुमाऊनी आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, जिसको हम अपनी शॉप में बेचते हैं। कुछ लोग पेपर बैग्स बनाते हैं और बहुत सारी आप तो जंप कर रहे हो। मेरे को चाहिए कि आपने कैसे गांव की लेडीज़ और ख़ास तौर से जो है जो आपके साथ सफाई अभियान में नहीं जुड़ना चाहती थी, फिर धीरे धीरे आपने कैसे उनको मोटिवेट करके एम्प्लॉयमेंट उनको देने की कोशिश किया। तो शुरुआत से आप बताइए हमारे दर्शकों को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसीलिए इसका फ्लो तोड़ा मैंने आयु का। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप किसी भी गांव में जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ लोगों का एक फ़ियर होता है। एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग बाहर से लोगों को लेके आएंगे और गांव बदल जाएगा। तो एक फ़ियर होता है, क्योंकि आप मान के चलते हो कि बाहर के लोग आके ना आपको समझने की कोशिश करेंगे और सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। हमने कभी वो नहीं करा। हम बिगनिंग से चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें। आज के दिन 98% मेरा जो स्टाफ है आहाना रिज़ॉर्ट का, वो आपका उत्तराखंड से है। ऑलमोस्ट 60% यहाँ बाहर गांव से हैं। यहीं के लोग हैं। उनको हमने बहुत सारों को हमने अंदर ट्रेन करा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ स्कूल करा है, कभी कॉलेज नहीं गए हैं या आपका स्कूल भी छोड़ दिया, और आज के दिन वो हमारे साथ कुछ लोगों को 8 साल हो गए हैं, कुछ को 10 साल हो गए हैं, कुछ को और भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो देखिए, गांव से मतलब हम लिंक्ड हमेशा से थे, लेकिन विमेन को लाना थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि सेम लड़के जो यहाँ काम करते थे, शायद उन्हीं को ठीक नहीं लगता था कि उनकी बहनें यहाँ आएँ। तो लेकिन मुझे लगा कि एक पॉइंट के बाद जब उन्होंने देखा कि मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ, मेरी मम्मी इतनी इन्वॉल्व हैं, मेरे फादर यहीं रहते हैं, हम लोग एज अ फैमिली यहाँ रहते हैं, और हर हर स्टाफ का सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू करा। हम लोग जितनी भी हमारी टीम है, हम कहते हैं वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ आहाना फैमिली, चाहे फिर वो सबसे जूनियर लेवल में काम कर रहे हों या सबसे सीनियर लेवल पे काम कर रहे हों। तो एक बहुत, और मेरे फादर सिर्फ मुझे ही नहीं, शायद पूरी टीम पे एक फादर की तरह सबसे बात करते हैं। उनको पता है किसके घर में कितने बच्चे हैं, किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, और हम सब मतलब एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार जब स्टाफ ने भी वो देखा, स्पेशली जो हमारी सीनियर टीम है, उनको ये लगा, तो उनको भी लगा कि अगर गांव के बच्चे यहाँ आएंगे और गर्ल्स आएंगी तो देखिए, एक मेरा इनिशिएटिव लेना वर्सेस मेरी टीम का उसको आगे बढ़ाना। तो जो मेरे 2-3 स्टाफ मेंबर्स हैं जो मेरे साथ बिगनिंग से काम करें, आज के दिन सब एचओडीज़ हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा, क्योंकि वो लोग इसी गांव के थे। उन लोगों ने फैमिलीज से बात करी, उन्होंने बोला कि नहीं देखिए, आपको लगता है आप अंदर आओ, आप देखो आपकी बेटियां यहाँ पे कैसे काम कर रही हैं, सीख रही हैं। और मुझे लगता है ना, पहले 2 लोगों को लाना मुश्किल होता है। आज के दिन जो हमारी टीम पे सबसे पुरानी 2 लड़कियां हैं, उनको गांव में सब जानते हैं, क्योंकि उनमें से एक का अगर मैं आपको बताऊं फैमिली बैकग्राउंड, उसके घर में काफ़ी सारे ब्रदर्स हैं, लेकिन आज के दिन वो अच्छा खासा कमा रही है, शायद अपने काफ़ी सारे भाइयों से ज़्यादा ही कमा रही है। अब बहुत ख़ास बात बताया आयु ने कि जो गांव की महिलाएं जुड़ी थीं, जिनकी कोई इनकम नहीं थी और शायद पॉवर्टी भी थी उनके घर में, वो लोग बहुत पैसा कमाती हैं, कुछ इधर 6-7-8 साल के स्पैन में, और कुछ लड़कियां एचओडी भी हो गई। तो ये बताओ कि जिन लड़कियों को आप लेके आई कन्विंस करके, समझा के, ठीक है गांव वालों ने भी मदद किया जी, तो आज जो एक एवरेज अर्निंग क्या होगी उन लोगों की? देखिए, आज के दिन अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के ऊपर कमा रहे होंगे। देखिए, जो सब अलग अलग लेवल में काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक डिफरेंस है, बट मैं तो ये कहूँगी कि आज के दिन वो गांव वालों के लिए मिसाल बन गई हैं। और इतनी बार होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ, मैं गांव पे लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि
जब हमारी बिटिया बड़ी होगी तो हम काम करने उनको आप ही के पास तो भेजेंगे। अपलिफ्ट किया एक ढंग से आपने गांव को, तो इस गांव के कितने एम्प्लॉई होंगे आपके पास roughly? देखिए, अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है 60% जो हमारी टीम है वो ऑलमोस्ट आपका सावल्दे और इसके आसपास के गांव की ही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका यहीं बड़े हुए, पढ़ाई करी और अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग मान के चलें 60% का मतलब तो कम से कम 60-70 लोगों का तो आपने एम्प्लॉयमेंट दिया यहाँ पे। और एक देखो, ये पर्यटक स्थल तो अब बना, जी और पर्यटक स्थल बनने का जो बड़े रिजॉर्ट है, क्लोज डोर आपका सारा कुछ सिस्टम है, तो गांव वालों को फ़ायदा नहीं होता होगा नॉर्मली इस तरह के इंटरप्राइज के आने से। लेकिन हमारे आयु की, हमारे कमल त्रिपाठी जी की और पूरे परिवार का विज़न था कि अगर हम उन्नत करें तो हमारे साथ साथ पूरा एम्बियंस उन्नत करे, पूरा गांव उन्नत करे, और ये चीज़ अचीव किया हमारी आयु की कोशिशों ने। ये मिसाल है। अगर आप लोगों में पहले दो बातों के लिए मैं ख़ास तौर से आयु से मिला रहा हूँ आप लोग को, और ख़ास तौर से जो हमारी महिलाएं देख रही हैं, एक तो इंटरप्राइजिंग बनिए, दूसरी चीज़ आप अपने आप को प्रकृति से, अपने आप को जहाँ आप रहते हैं, अपने घर की सफाई से लेके आप अपने आसपास की सफाई पे ध्यान दें, जहाँ आपका बिजनेस है वहाँ के आसपास का ध्यान दें। एंड सब कुछ होने के बावजूद जो है, जब तक फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, चाहे आपका स्वयं का हो और चाहे आप अपने यहाँ जो एम्प्लॉइज़ रखते हैं, जो आपके अगल बगल के लोग हैं, अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस आपके कारण कुछ बढ़ता नहीं है तो आपका बिजनेस उस ढंग से जो है वो गोल अचीव नहीं कर पा रहा है। विन 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 सिचुएशन चाहिए, विन विन नहीं। बिजनेस में सिर्फ दो होता है, एक विन विन सिचुएशन होता है तो उसको बेस्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा बेस्ट होता नहीं है। इसमें 3 विन चाहिए। एक, दो पक्षों के बीच अगर कोई बिजनेस है तो आपने जो बेच रहे हैं, कोई आइडिया हो चाहे कोई सर्विसेज हो, जो बेच रहे हैं उनको प्रॉफिट होना चाहिए, वो विन हो गया। जिनके लिए वो सेवाएं दी जा रही हैं या वो सर्विसेज दी जा रही हैं, उनको अगर लाभ मिलता है तो वो दोनों विन हो गए। लेकिन तीसरा विन के बगैर ये दोनों विन बेकार है। तीसरा विन क्या है कि सोशल इन्वायरमेंट को आपके इंटरप्राइज से, आपके बिजनेस से, आपके एफर्ट से क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो हमारी आयु विन 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 सिचुएशन पे। मैं तो इसमें एक चौथा विन भी डालूंगी क्योंकि हमारे लिए एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पूरी आहाना की फ़िलॉसफी है, वो ये है कि हम ऑफ कोर्स एक लग्जरी सेगमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए प्लैनेट बहुत ज़रूरी है। तो आपने 2 विन तो बोले, एक तीसरा कम्युनिटी हो गया, एक चौथा जो है वो मेरे लिए प्लैनेट है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम जो भी काम करें उससे लोगों और इन्वायरमेंट दोनों ही चीज़ों को आपका एक पॉजिटिव वे पे इम्पैक्ट कर पाए। तो जो आहाना हमने शुरू भी करा था, आपका 13.5 एकर्स की ऑलमोस्ट बैरन ज़मीन थी। हमने पहले 500 पेड़ एज अ फैमिली यहाँ खुद लगाए, और आज के दिन हमारे पास 4,500 पेड़ से ज़्यादा हैं। और जो सबसे पहली चीज़ इस रिज़ॉर्ट पे बनी, वो कोई कमरा नहीं था, वो कोई रिसेप्शन या कॉमन एरिया नहीं थी, वो एक ऑर्गेनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था जो आपका 100% वाटर रिसाइकिल करता है। ना कोई उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, ना कोई उसमें आपका एनर्जी यूज़ होती है। और आज के दिन वो आपका एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है जो वाटर रिसाइकिल करता है। यहीं पे आहाना के अंदर है। तो यहाँ से कोई भी पानी बाहर नहीं जाता है। मैं अपने कैमरा टीम से निवेदन करूँगा कि आप लोग और आयु के साथ जाके वो ट्रीटमेंट प्लांट को भी शूट करके लाएं और इसका पार्ट बनाएं पॉडकास्ट का। तो आयु,
इतने ढेर सारे अचीवमेंट इतनी छोटी बच्ची को अगर हो रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आपकी बातें दूर तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो आज की जो है ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं और उत्तराखंड फिर भी एक ढंग से देखा जाए तो जब से 2000 के बाद से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है उत्तराखंड। और जब से अलग हुआ उत्तराखंड बना तो सिंस बर्थ जो है काफ़ी ग्रो किया है उत्तराखंड ने। लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे आपका फार ईस्ट ले लो, और अगर इसमें पीछे जाएं तो बिहार ले लो। तो आप क्या संदेश देना चाहती हो वहाँ की महिलाओं के लिए, ख़ास तौर से इन पार्टिकुलर महिलाओं के लिए? देखिए, मुझे लगता है आज का जो एक टाइम है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और मैं, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ी है, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी जगह, बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फ़ीमेल शुरू ही पीछे से करती हैं। मैं एक ऐसे घर पे बड़ी हुई जहाँ पे शायद मेरे फादर ने कभी मेरे और मेरे भाई पे डिफरेंशिएट नहीं करा, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी, और सबको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आज के दिन मुझे लगता है कि हम जिन टाइम्स पे जी रहे हैं वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी सबके लिए बहुत हैं। और मैं सारी फीमेल्स को यही बोलूँगी, यही अपनी तरफ से एक मैसेज दूँगी कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो और जितना सीख सकते हो सीखो। जो छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे शुरू करो। और मतलब मुझे लगता है कि मैंने हर लेवल पे सीखा। मैंने स्कूल से सीखा, कॉलेज से सीखा, बाहर जब मैंने गांव वालों के साथ काम करा तब सीखा। तो कॉन्स्टेंटली लाइफ में सीखिए, आगे बढ़िए। और अगर मैं किसी भी ढंग से मदद कर सकती हूँ या एक अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये दिखती है आयु की बातों में। एक चीज़ आयु और बताओ आप मेरे को जी। कि आप जैसे आपने बिजनेस कर रहे हो एज ए बिजनेस वूमन जो है, और इंटरप्राइज भी है, नेचुरली रिस्क फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि फादर का शील्ड है आपके ऊपर। तो एक छोटे छोटे जो गाँव में जहाँ जैसे आपने इस गांव को अपलिफ्ट किया, जी। तो छोटे छोटे गांव में आप क्या शुरुआत से संदेश देना चाहती हो कि एक कोई बिहार का मान लीजिए छोटा सा गांव है जहां अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इंडस्ट्रियल एज नहीं है, जाति पात का बहुत चक्कर है, और बड़ी जातियों का छोटी जातियों में समाज जो है बटा हुआ है, ईगो फैक्टर बहुत है बड़ी जातियों का छोटी जातियों के प्रति। तो एक कोई शुरुआत करना चाहता है तुम्हारे जैसा बच्चा, जी। तो उसको जो है कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और अगर आप, ये तो बहुत क्लियर है कि कुछ तो करना चाहिए और उसमें आप, लेकिन एक आपकी बातों से बच्चे मोटिवेट होंगे, छोटा परिवार मोटिवेट होगा, तो शुरुआत कैसे करें? देखिए, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कोई गांव में कैसे शुरुआत, गांव का बच्चा कैसे शुरुआत करे, या गांव, कोई जो एक कोई इन जगह जाके एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना हाँ चाहता नेचुरली, है? बच्चा नहीं, जी। परिवार कोई और परिवार। ख़ास तौर जी। से। देखिए, जी। मुझे लगता है कि आप जहाँ पे भी जाएं, सबसे ज़रूरी होता है उस समाज को समझना, उसके लोगों को जानना, पहचानना। क्योंकि हमेशा जब आप किसी भी छोटी कम्युनिटी पे जाएं, भले ही देखिए, मतलब आज के दिन हम जिस सोसाइटी पे रहते हैं उसकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। हम आज के दिन भी कास्ट सिस्टम से डिवाइडेड हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक फ़ियर होता है आउटसाइडर के आने का। क्योंकि लोग मान के चलते हैं कि जब वो आउटसाइडर आएगा, वो वहाँ का पूरा सिस्टम बदल देगा। हाँ, कुछ ना और कुछ थ्रेट होता है और सोशल उससे सिस्टम पे। जी, और उससे सबको एक बहुत, उससे आप पहले ही अपना दरवाज़ा उनके बंद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि
किसी भी जगह जाके वहाँ के लोगों को समझना और उनकी कुछ आदतों को एम्ब्रेस करने से बहुत आसानी होती है। मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब मैं कॉलेज से वापस आई थी, जब मैं यहाँ बाहर पहले जाती थी, मैं एक पैंट और टी शर्ट पहन के चली जाती थी। मतलब मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ करा कि जब मैं बाहर सूट पहन के जाती हूँ तो मेरे लिए उन लोगों से बात करना Acceptability ज़्यादा ज़्यादा हो आसान, जाती है। एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आज के दिन मैं क्या कर रही हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं उनके साथ एक रिश्ता बना रही थी, जब मैं उनको समझना चाह रही थी, तब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। किस ढंग से वो मुझे देखते हैं, किस ढंग से वो मुझसे बात करते हैं, वो बिल्कुल बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी एक ऐसा एंटरप्राइज सेट करना चाहता है कि आप वहाँ पे कम्युनिटी के साथ जुड़ें, तो उनके साथ उनको सबसे पहले तो वो क्रिएट करना है कि आप उनके लिए थ्रेट नहीं हैं, आप मिलजुल के उनके साथ काम करना चाहते हैं। और देखिए, मैं तो आज के दिन ये कहूँगी, जितना प्यार हमें यहाँ पे सबसे मिलता है, जितना हमें अभी कुछ ही समय पहले मेरे छोटे ब्रदर की शादी हुई, वो हमने यहीं से करी थी। और इतने सारे जो लोग हैं बाहर के, उन्हें मतलब कोई बोला अगर आपको पार्किंग की और ज़रूरत है, अगर हम किस ढंग से आपके साथ जुड़ के इसका एक पार्ट बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दिन हम सब साथ, मतलब जब हम लोग जब मैं बाहरी क्लीनलीनेस के लिए जाती हूँ, हम लोग एक वहाँ पे छोटा सा ढाबा है, वहाँ पे चाय पीते हैं सब बैठ के। तो उस समय जब डिस्कशंस होते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से है, कौन किस घर पे वापस जा रहा है, बट एक सेफ स्पेस बन गई है। और मुझे बहुत बहुत बार उन्हीं कॉन्वर्सेशंस पे पता चलता है कि क्या छोटी छोटी दिक्कतें हैं, उनको कितनी बार होता है हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हम अपने लेवल पे उनके लिए एक सोल्यूशन बहुत इजीली क्रिएट कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि फिर एक जब वो रिश्ता बन जाता है तो काम करना किसी के लिए मुश्किल नहीं होता। तो इतनी सुंदर बातें बताई आयु ने। आप लोग जो ख़ास तौर से सोशल वर्कर हैं, जो ख़ास तौर से जिनके दिल में लगन है कि हमारा गांव, हमारी कम्युनिटी, हमारा आसपास का एरिया बेहतर बने, तो उन लोगों को अवनी से सीख लेनी चाहिए और अपने आसपास का सबसे पहली वाली जगह जो भी आपको अवेलेबल हो, आप वहाँ जाइए। और शुरुआत के लिए ये आयु ने नहीं बताया, लेकिन पहले तो पकड़िए झाड़ू। और झाड़ू लगाने से लेके सफाई, देखिए, फंडामेंटल है। अगर आप किसी भी सोसाइटी को फ्री रखना चाहते हैं, तमाम तरह के इन्वायरमेंटल हैजार्ड से फ्री रखना चाहते हैं, उनका हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते हैं, और हेल्थ होगा, अगर डॉक्टर के पैसे बचते हैं तो फैमिली थोड़ी सी जो है बेहतर हो जाएगी, सक्षम हो जाएगी, क्या खाए क्या पिए। अगर उस तरह से भी उनकी फाइनेंशियल लिमिटेशंस है तो आप उनको मेनू नहीं सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये खाइए, लेकिन हेल्दी फूड क्या हो सकता है कम से कम पैसे में, ये तो आप बता ही सकते हैं। तो एजुकेशन, सफाई, ये अचीव किया इस बच्ची ने, तो और काफ़ी छोटी उम्र से अचीव करती आ रही हैं। तो आप सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि सीखिए, बच्चों से सीखना तो सबसे अच्छी बात है। बड़े तो सिखाते ही रहते हैं, लेकिन अगर बच्चे आपको मोटिवेट करें, और कुछ लोग मेरे दिमाग में है, ख़ास तौर से बिहार में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है, इसलिए मैं बिहार का नाम ख़ास तौर से ले रहा हूँ। तो वहाँ पे और अपना ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी और ऐसा पूरा यूपी, वेस्टर्न ले लीजिए, सेंट्रल बुंदेलखंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कम्युनिटी सर्विस से हो सकता है, वहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। और एक चीज़ के लिए तो मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ कि सरकार कुछ करे। अरे सरकार तो भाई जो कर रही है कर रही है, जो नहीं कर रही है वही तो आपको करना है। अगर एज ए सोशल वर्कर आप जो है सरकार को चिट्ठियाँ लिखते रहें कि यहाँ ये चाहिए वहाँ वो चाहिए, तो ये सोशल वर्क कम नेतागिरी ज़्यादा है। देखिए, मैंने तो एक चीज़ देखी, आप एक बार काम शुरू करें ना, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग खुद ब खुद जुड़ते रहते हैं।
दरवाजे खुद ब खुद खुलते रहते हैं। और जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, देखिए क्या होता है जब बॉडी का एक पार्ट वीक होता है तो हम उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। तो यही है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वाइल मैं मानती हूँ कि एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट दे पाए, लेकिन मैं आज के दिन हमारी सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत सारी हैं। तो मतलब मुझे डेफिनेटली लगता है कि कम से कम मैंने ये सीखा है कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटी की तरफ, लोगों की तरफ, और अगर आप बहुत थोड़ा सा उस पे घुस जाएं और काम करने लगें, वो बहुत आगे जाता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि मुझे लगता है आप एक बार काम शुरू कर लीजिए, भले ही आप अकेले हों। जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, लोग जुड़ते रहते हैं, दरवाजे खुलते रहते हैं और चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी, आज के दिन आपने मुझे एक ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं अपनी बात बहुत लोगों को कह पाऊँ, और मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनके पास आज के दिन ऐसी एबिलिटी है कि वो चाहे वो छोटे बिजनेसेस चला रहे हों, अपने आसपास के लोगों को जानिए, पहचानिए, उनको अपने काम से जोड़िए और उनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए ग्रोथ की। और मुझे लगता है कि आज के दिन जो हमने अचीव करा, बहुत छोटा, मैं कहूँगी मैं नहीं जानती कितना इसका इम्पैक्ट आया, लेकिन मैं तो और लोगों को अर्ज करूँगी कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपने साथ लोगों को जोड़िए, सोसाइटीज़ को जोड़िए, और मतलब मुझे लगता है उससे एक बड़ी खुशी मिलती है एट द एंड ऑफ द डे, जब आप बहुत बिल्कुल आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, खुशी मिलती है। और जब आप देखते हैं कि जो लोग आपके साथ जुड़े थे वो किसी टाइम पे साइकिल चलाते थे, आज के दिन उन्होंने मोटरसाइकिल्स ख़रीद ली हैं, उनके घर बन गए हैं, उनकी फैमिलीज़ ग्रो कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, बच्चे अच्छे स्कूल्स पे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है जब मेरे पास जो हमारी टीम है वहाँ से लोग आते हैं और ये कहते हैं कि मैम अभी मेरी बेटी का 10th हो गया है, उसका 12th हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि वो और पढ़े और आगे बढ़े, और मैं चाहता हूँ कि वो काम करे। तो मुझे तो वो देख के एक माइंडसेट जो बदला है, जो आज के दिन मेरी टीम को लगता है कि मैं कह सकती हूँ शायद 90% मेरी टीम अपनी बेटियों को पढ़ा रही है और वो चाहते हैं कि वो आगे जाके काम करें। तो अगर वो माइंडसेट पे हम चेंज ला सकते हैं तो उससे बड़ा हम और कुछ नहीं कर सकते। इसमें रिसोर्सेस की मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा आयु की बात में। इसमें रिसोर्सेस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में तो अगर आप समय ही दे दें अपना, कुछ देर तक आप बैठें, बच्चों के साथ जाएं, कुछ उसको जो है आप कोई खेल बताएं या कुछ पढ़ाने की कोशिश करें खेल खेल में, या आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर रही हैं तो चाय पी के आप वापस आती हैं, थोड़ी देर बात करके आती हैं, तो इस तरह से आप शुरू करें और धीरे धीरे ग्रो होगा। शायद आपने भी यही प्रोसेस। देखिए उत्तराखंड पे मतलब मुझे तो वैसे भी लगता है, देखिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर मैं उत्तराखंड पे इन जनरल देखूँ, एक मतलब मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग खुद में वो इनबिल्ट है, मतलब, और हम लोग जो बाकी उसके ऊपर सिखाना होता है, ऑफ कोर्स एक जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो हमारी टीम देती है, उसके हमारे पास सिस्टम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है लोगों को सिखाना और उस लेवल पे लाना। मतलब बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, जहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है, बट आज के दिन ऐसी बहुत सारी और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो क्रिएट हो सकती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के भी CSR होते हैं, और मुझे लगता है गांव वालों के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए हर एक कम्युनिटी का अपना आर्ट एंड क्राफ्ट है, कल्चर है, हेरिटेज है, और आज के दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम देखते हैं जब हमारे पास यहाँ गेस्ट आते हैं, वो उत्तराखंड का खाना भी खाना चाहते हैं, वो उत्तराखंड का यहाँ की जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको ख़रीद के भी ले जाना चाहते हैं, और इन सारी चीज़ों पे हमने लोगों को जोड़ा है। हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सिर्फ हमारे लिए हम सब्जियां उगाते हैं, कोई हमारे लिए टमाटर उगा रहा है, कोई हमारे लिए अदरक और लहसुन और प्याज उगा रहा है।
तो हमने लोगों को अलग अलग लेवल पे जोड़ा है, हर एक को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक खेती से आप यूज़ करती हैं जी कि बिल्कुल, हमारा 60% जो खाना है वो हम ऑर्गेनिकली काफ़ी सारा अपने खुद के फार्म्स पे ग्रो करते हैं, और काफ़ी सारा हमारे लिए अलग अलग लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब मैं वही कहना चाह रही थी कि ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके साथ आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो एक छोटा सा बिजनेस भी निकल आया कि आप लोग अपने गांव के आसपास एक छोटी सी जगह से कुछ परिवारों को कन्विंस करें और उन परिवारों से ऑर्गेनिक खेती कराना शुरू कर दें, और वो बहुत स्कोप है। देखिए, अगर और कि कोई भी बिज़नेस जब शुरू होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक आपका एक रिज़ॉर्ट बनाया, अब यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं तो आसपास दुकानें खुली, क्योंकि किसी ने आपकी चिप्स की दुकान खोली, किसी ने कोई ज़रूरी चीज़ों की दुकान खोली। फिर लोगों ने ये देखा कि इतने जब गेस्ट आते हैं उनके साथ उनका स्टाफ भी आता है, किसी ने ड्राइवर उनके आया, लिए ड्राइवर आपके आया, हाँ, तो मतलब मुझे लगता है एक बिज़नेस से कितने सारे बिज़नेसेस जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे जब हमारा स्टाफ आने लगा, जब हमने इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय करा, तो गांव के कुछ लोगों ने घर बनाने शुरू करे कि हमने लोगों से बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, वहाँ पे हमारी टीम रहती है। तो मतलब मुझे लगता है कि एक छोटे से बिज़नेस के साथ कितने सारे और बिज़नेसेस जुड़ जाते हैं, और एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कितने सारे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जी, तो एक बहुत अच्छी बात बताई आयु ने। अगर आप चाहो तो थोड़े से आप अपने सोशल वर्क हो गया, अब आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये आपका जो रिजॉर्ट है, अहाना रिजॉर्ट है, वो क्या है, कैसे आपने शुरुआत किया, और कैसे आप इसको चला रहे हैं, और ख़ास बात क्या है? देखिए, मैं तो बताऊंगी कि जो एक सबसे और मैं आपको कितने कमरे हैं आपके यहाँ? हमारे पास यहाँ पे आपके 66 रूम्स हैं जी, और आपका कितने लोगों को एकोमोडेट कर लेते हैं आप? अबाउट देखिए, जब आपका सिंगल गेस्ट होते हैं तो अबाउट 120 से मान 100, लीजिए कि शादी है किसी की, तो ऑलमोस्ट अबाउट 200 लोग। 200 जी आप जी एकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक। और कुछ अगर 200 से कुछ कैपेसिटी बढ़ने की हो, क्योंकि आजकल शादियों में थोड़े ज़्यादा लोग भी कभी कभी आ जाते हैं किसी किसी फैमिली में, तो एक्स्ट्रा बेड वेट करके आप कितने लोगों को मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते 200 को करते हैं, लेकिन आसपास हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे रिजॉर्ट्स हैं, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ कमरे उनसे ले लेते हैं जी। बट आई थिंक जो अहाना का सबसे जो आपने मुझसे पूछा सबसे अलग हमारे बारे पे क्या है, मैं 2 पॉइंट से बताऊंगी। एक, जिस ढंग से रिज़ॉर्ट चलता है, और दूसरा फ्रॉम अ गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिस ढंग से रिज़ॉर्ट चलता है, मैंने आपको बताया था पहले भी हमारी फ़िलॉसफी थी। हमने जब ये रिज़ॉर्ट शुरू करा तो एक बंजर ज़मीन में करा। आज यहाँ पे 4,500 पेड़ से ज़्यादा हैं, 200 प्रकार की चिड़ियाएँ अहाना के अंदर रहती हैं। आपको ऑलमोस्ट अबाउट 50 अलग अलग टाइप की बटरफ्लाइज दिखती हैं यहाँ पे। बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था एक ऐसे लग्जरी लोगों को दिखाना जो आपका सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ चलती है। तो हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी और लग्जरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ना यहाँ से आपका कोई वेस्ट बाहर जाता है, ना यहाँ से आपका कोई वाटर बाहर जाता है। इन सबको हम ऑर्गेनिकली अंदर मैनेज करते हैं, और भी बहुत सारी राइट फ्रॉम एनर्जी, आपका ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करना, टू कम्युनिटी, हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी। तो मतलब हम लोग कहते हैं कि जब आप अहाना में एक वेकेशन के लिए आते हैं, तो वाइल आप सारी लग्जरीज़ जो एक आप बड़े 5 स्टार रिजॉर्ट पे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलती है, बट आपका कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत कम होते हैं। फ्रॉम अ गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जब मैं बात करूँ, तो हम लोग अहाना में हमेशा से एक एक्सपीरियंस की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे आते हैं,
आप फॉरेस्ट के बीच पे रहते हैं, आप फ्रेश एयर ब्रीथ करते हैं। हम लोग एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं स्लो लिविंग, कि जब आप आहाना आते हैं तो टाइम हल्का हो जाता है, आप एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और पूरा जो यहाँ पे गेस्ट स्टे है इज़ अराउंड एक्सपीरियंसेस, चाहे फिर वो फैमिलीज़ हों, चाहे कपल्स हों, चाहे लोग छोटे बच्चों के साथ आ रहे हों। यहाँ पे हर किसी के करने के लिए कुछ है, राइट फ्रॉम एक उत्तराखंड का एक्सपीरियंस लेना, फ्रॉम आर्ट, फूड, कल्चर, टू आपका एक कॉर्बेट का एक्सपीरियंस लेना, फ्रॉम जंगल, बर्ड वॉचिंग एंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। और जिन लोगों को बस यहाँ आके रिलैक्स करके एक लग्जरी में एंजॉय करना है, तो वो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है कि जो आप चाहते हैं वो एक्सपीरियंस आपके लिए यहाँ क्रिएट हो जाता है। एक मैं भी कल से हूँ यहाँ पे, और हमने एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं जो आयु ने बताया, यहाँ लिखने का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। हमने 2 नई कविताएं यहाँ पर लिखी है, तो जो आहाना के नाम जो है वो कविताएं। और एक ख़ास बात मैंने यहाँ और नोटिस किया कि जो मैनेजमेंट से लेके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से लेके, जो आपका पैदल सिपाही होता है सेना का, जिसको एकदम लो लेवल पे जो काम कर रहा है, ये सारे बड़े मुस्कुराते से दिखे सारे लोग। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाएगी। तो ये ख़ास बात है आहाना की। और आहाना में देखिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस तो लग्जरी का होता ही है जी। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐसा कास्टली है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो एक बेस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे। और कई बार तो मैंने देखा, कई लोगों से मेरी बात हुई, वो आए थे पूरा उत्तराखंड घूमने, उन्होंने सारी जगह का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि मैंने कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं पे रिलैक्स करूँगा। एक ढंग से आप अपने आप को रीगेन करके यहाँ से जाते हैं। इस एनवायरनमेंट में आप अपने को कहीं न कहीं ट्रांसफार्म करते हैं, बदलते हैं अपने आप को। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इतनी प्यारी प्यारी इसकी छोटी बहन भी है, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों से मुलाकात होता है, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट होता है यहाँ पे आने का। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर से जो भी आए यहाँ पे स्टे करने के लिए, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डिलिबरेटली त्रिपाठी जी को ढूंढ ले। अगर वो बिजी भी हैं तो 10-20 मिनट के लिए उनके साथ टाइम बिताए अपना। अपनी बच्चियां हैं दोनों, इनके भैया हैं, उनसे भी मैं मिलाऊंगा। ये सारे लोगों से मिलना एक तरह से जो है, जो ऑक्सीजन मिलता है आपके पेड़ों से। और बताया अवनी ने कितने पेड़ हैं? 4,500 पेड़ों से जितना ऑक्सीजन मिलता है, तो इन 4-5 लोगों से भी मिलके आपको उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा। बहुत प्यारा रिजॉर्ट, बहुत प्यारे बच्चे और बहुत प्यारा मैनेजमेंट। मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगा कि एक बार आप लोग किसी भी कोने में रहते हैं हिंदुस्तान के, आप लोग एक बार आहाना रिजॉर्ट में आइए और फिर देखिए कि जीवन उतना ही नहीं है जितना आप जीते रहे हैं, उससे बहुत आगे है। एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, लग्जरी मिलेगी, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और इन्वायरमेंट मिलेगा। आप रिफ़्रेश होके जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के पॉडकास्ट को हम लोग विराम देते हैं। बहुत सारे और डिटेल्स हैं जो हम बात करेंगे यहाँ के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, आहाना के बारे में, और फिर मिलेंगे दूसरे पॉडकास्ट में किसी और के साथ। नमस्कार।